गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का यूनिट 3 का लेसन 1। इसमें टोटल 3 लेसन्स हैं। तो पहले हम लेसन 1 करेंगे, फिर 2, फिर 3 करेंगे, उसके बाद लास्ट यूनिट पर्सनल टैक्सेशन करेंगे, टैक्स प्लानिंग करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में, मतलब म्यूचुअल फंड, शेयर्स, डिवेंचर, इन सब के बारे में मेनली इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो थोड़ा नॉइज़ अवॉइड करना। शुरू करते हैं यहाँ से। एन इंडिविजुअल कैन पुट हिज मनी इनटू हिज सेविंग अकाउंट और इन्वेस्ट इनटू फाइनेंशियल मार्केट प्रोडक्ट लाइक इक्विटी, डेब्ट, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट। ये नॉर्मल तुम्हें लैंग्वेज में बता रहा है कि इंडिविजुअल जो है अपना पैसा या तो सेविंग अकाउंट में रख सकता है या स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, इक्विटी में, डेट्स में, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट मतलब हाउस प्रॉपर्टी, ये सब खरीद सकता है। एन इन्वेस्टमेंट इज एन asset or item acquired with the goal of generating income or appreciation. Appreciation refers to an increase in the value of an assets over time. तो यहाँ कहना क्या चाह रहा है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। इन्वेस्टमेंट मतलब एक कोई एसेट और कोई आइटम जिसको हम एक्वायर करते हैं विद द पर्पस ऑफ एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब हम ये सोच के उसको खरीदते हैं कि फ्यूचर में इसका दाम बढ़ जाएगा, एसेट्स का दाम बढ़ जाएगा। इससे इंटरेस्ट नहीं कमाने का होता है, इंटरेस्ट, रेंट, ये सब कमाने का हमारा पर्पस नहीं होता। हमारा प्राइमरी पर्पस होता है कि फ्यूचर में ये जो हमने एसेट्स लिए हैं इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो उसे कैपिटल एप्रिसिएशन के मतलब मोड से हम लोग खरीदते हैं, मतलब वो सोच के कैपिटल एप्रिसिएशन का मोटिव रहता है हमारा। इन्वेस्टमेंट नॉट ऑलवेज गारंटी हायर रिटर्न बट एट सम टाइम इनकर लॉस। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न देगा ही देगा, कभी कभी लॉस भी हो सकता है। आज के मार्केट में देख रहे हो कितना लॉस चल रहा है, मार्केट टूटे जा रहा है। ट्रम्प सैंक्शन लगाया जा रहा है, सैंक्शन तो नहीं, मतलब हाँ वो टैरिफ और यूएसए और चाइना का। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ वी यू सी ए का मतलब है वॉलेटिलिटी, अनसर्टिनिटी, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगुअस। ये अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये सब चीज़ नॉर्मल है। वॉलेटिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट, अचानक से तुम गेन, अचानक से लॉस। अनसर्टिनिटी मतलब कुछ सर्टेन नहीं है कि तुम्हें प्रॉफिट होगा नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स मतलब हार्ड होते जा रहा होगा हर चीज़ समझना, टैक्स लॉ, ये सब कुछ हार्ड होते जा रहा होगा, इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। एम्बिगुअस का मतलब। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और रियल इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है। फाइनेंशियल एसेट्स आर टेंजिबल एसेट्स दैट यू कैन क्विकली कन्वर्ट इनटू कैश। मतलब फाइनेंशियल एसेट वो टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिसको तुम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। टेंजिबल और लिक्विड एसेट्स भी इसको कह सकते हो। Financial assets also have classification such as equities and fixed income securities. तो फाइनेंशियल एसेट को आप दो पार्ट में बांट सकते हो। एक तो इक्विटी, मतलब जो डिविडेंड देगा, मतलब कंफर्म नहीं कितना उस पर मतलब इनकम आना है, वो मेन कैपिटल एप्रिसिएशन के आप मोटिव से खरीदते हो। और दूसरा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, मतलब फिक्स्ड इनकम आपको वहाँ से आ ही रहा है, जैसे डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, एफडी हो गया। Equities are shareholding rights to a business and they are issued either as a common share or preferred stock. यहाँ मतलब मेनली आपको बताया इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में एक कंपनी का शेयर्स इशू था। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोरोइंग डेट अर्न फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर ए स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। तो यहाँ पे मतलब ये बता रहा है कि जो डिवेंचर और बॉन्ड है ये लोग एक फिक्स्ड मतलब टाइम पे कुछ ना कुछ पैसा कमाते हैं। द रियल एसेट definition refers to value generating physical assets that your business owns। मतलब लैंड, बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, कोई प्रेशियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, डायमंड, कोई कमोडिटी हो गई जैसे राइस, वीट, ऑयल, रियल एस्टेट, लैंड एंड मशीनरी, ये सब इसमें आ जाएगा रियल एसेट्स में। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मिनिमाइजिंग रिस्क और मैक्सिमाइजिंग रिटर्न। मतलब मेन मोटिव ये होता है कि रिस्क कम से कम हो और रिटर्न मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। कैपिटल एप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटल एप्रिसिएशन कंसर्न्ड विथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इट्स
most common in retirement plans where investment work for many years inside a qualified plan. तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है कि जो भी एसेट्स का भाव है, जैसे कोई लैंड है, कोई शेयर है, कल को 1 लाख का था, आगे जाके 1.5 लाख का हो गया, तो क्या मतलब उसका क्या हुआ कि कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, उसकी वैल्यू बढ़ी, उसमें कोई आपने इंटरेस्ट नहीं कमाया, उसकी मतलब वैल्यू बढ़ गई। ठीक है। और यही होता है एक रिटायरमेंट प्लान में। रिटायरमेंट प्लान में होता क्या है कि आप मतलब बहुत कम एज से, मतलब जब आप जॉब कर रहे हो तभी से आप मतलब छोटा छोटा अमाउंट करके आप सेव करने लगते हो, और धीरे धीरे ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। इस यही कहना चाह रहा है। करंट इनकम क्या होता है, करंट इनकम इन्वॉल्व इन्वेस्टिंग इन स्टॉक दैट पे अ कंसिस्टेंट एंड हाई डिविडेंड एज वेल एज टॉप क्वालिटी रियल एस्टेट ट्रस्ट हाईली रेटेड बॉन्ड्स बिकॉज दिस प्रोडक्ट्स आर रेगुलर करंट इनकम। मतलब यहाँ बता रहा है बॉन्ड डिवेंचर ये सब जो हो गया, ये करंट इनकम मतलब हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ इनकम कमा के देंगे, बट इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन का चांस थोड़ा कम होता है। कैपिटल प्रिजर्वेशन इज ऑफ्टन associates with retired or nearly retired people who want to make sure that they want to outlive their money। मतलब एज कैपिटल प्रिजर्वेशन क्या होता है कि जब तुम्हारा एज हो जाएगा, अभी तुम 18-20 के हो गए तो तुम सोच रहे हो अरे कितना भी रिस्क ले सकते हैं, बट जैसे जैसे तुम्हारी उम्र हो गया तुम लोग रिस्क कम लोगे, तो उस समय तुम अपना पैसा बचाना चाहोगे, कैपिटल रिजर्व करना चाहोगे। और फाइनेंशियल प्रोडक्ट का और एक फीचर है कि स्पेकुलेशन इसमें बहुत होता है। मतलब एक स्पेकुलेटर जो होता है वो इन्वेस्टर नहीं होता है, वो एक ट्रेडर होता है जो मतलब मार्केट के ऊपर और नीचे होने से पैसा कमाता है। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में छोटा मोटा पैसा कमा लेना चाहता है ये लोग। इंट्राडे जैसे तुम लोग देखे होगे तो जानते होगे, कोई स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करता हो तो इंट्राडे ये सब के बारे में सुना होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये सब शॉर्ट टर्म में पैसा कमाते हैं, तो इसी को स्पेकुलेशन कहते हैं। अब आ जाते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग पे। तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय इन्वेस्टर देमसेल्फ। मतलब तुम खुद से कोई भी सिक्योरिटी जैसे डिवेंचर हो गया, इक्विटी बॉन्ड या कुछ भी, कोई भी टाइप का एसेट तुम खुद से खरीद या बेच रहे हो। इन्वेस्टर हैज़ एंटायर कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट इज विच सिक्योरिटी नीड टू बी परचेज्ड और सोल्ड एज वेल एज वेन टू परचेज और सेल। मतलब तुम्हारा जो इन्वेस्टर है उस पर पूरा मतलब उसके पास पूरा कंट्रोल है कि कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा डिवेंचर खरीदना है, कौन सा बॉन्ड खरीदना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, क्या करना है, कैसे करना है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग क्या होता है कि इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। जैसे तुमने म्यूचुअल फंड में डाल दिया पैसे, अब ये सारा उनके ऊपर है कि वो कहाँ पैसे तुम्हारा इन्वेस्ट करेंगे, वो कहाँ से कब बेचेंगे, कब खरीदेंगे, ये उनके ऊपर है। यहाँ पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इन्वेस्टर ओनली कंट्रोल वेदर दे बाई और सेल देयर शेयर ऑफ यूनिट ऑफ फंड। और तुमको जो यूनिट मिला है तुम उसको, तुम्हारे ऊपर बस इतना कंट्रोल है कि तुम उस यूनिट को बेच सकते हो या होल्ड करके रख सकते हो, और तुम कुछ नहीं कर सकते। और अब इन्वेस्टमेंट इन डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेते हैं। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आते हैं पहले। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व्स बाइंग ओनरशिप इन अ कंपनी बाय परचेजिंग स्टॉक और शेयर। व्हेन यू इन्वेस्ट इन इक्विटी यू आर पार्ट ओनर ऑफ कंपनी एंड हैव क्लेम ऑफ द प्रॉफिट। मतलब इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप एक कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट किया, आप उसके एक पार्ट ओनर बन जाते हो, और जो भी प्रॉफिट कमाती है वो कंपनी, उसमें आपका भी एक हिस्सा होता है। इसमें जो भी इनकम होती है वो 2 फॉर्म में होती है। डिविडेंड जो कि मतलब फिक्स नहीं होता, कुछ कभी दे सकते हैं, कभी नहीं भी दे सकते हैं, कभी 10 रुपये दे दिया, कभी 100 रुपये दे दिया, कभी 1 रुपये दे दिया, कभी कुछ नहीं दिया। इसमें मेन होता है कैपिटल गेन से आदमी कमाता है। इसमें रिस्क हाई होता है और रिटर्न भी हायर होते हैं। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हम लोग डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जो कि कंपनी इशू करती है या गवर्नमेंट इशू करते हैं। ठीक है, इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे लेंडिंग मनी टू द इशू है, मतलब हम लोग कंपनी या गवर्नमेंट जिसने भी वो इंस्ट्रूमेंट इशू किया उसको डायरेक्ट पैसा देते हैं। यहाँ रिस्क लो है और रिटर्न्स भी लो होते हैं। यहाँ इंटरेस्ट मिलता है सिर्फ, और कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, अब आते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो डेरिवेटिव आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन और डेराइव्ड फ्रॉम सम अंडरलाइंग एसेट। मतलब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, सिंपल टर्म्स में समझो कि मतलब उनके जो भी ये है ना, ये एसेट्स, इनका वैल्यू किसी और चीज़ से वैल्यू डिराइव करता है। जैसे डेरिवेटिव्स में आते हैं कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ जैसे ऑयल, व्हीट, ये सब भी ट्रेड होता है मार्केट में। कोल,
क्रूड ऑयल, ये सब का प्राइस अगर रियल मार्केट में बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट में भी बढ़ता है, और इस पे लोग मतलब कॉल और पुट डाल के मतलब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इस पे प्रेडिक्ट करके पैसा कमा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, वही बताया था मैंने अभी। डेरिवेटिव में क्या क्या इंक्लूड होता है? सिक्योरिटी डेरिवेटिव फ्रॉम अ डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर, लोन, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड रिस्क इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस एंड एनी अदर थिंग। तो इसमें अलग अलग कंपनी भी हो सकता है। इंडेक्स फंड सुना होगा, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, तो ये भी एक तरह से डेरिवेटिव ही है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच डिराइव्स द वैल्यू फ्रॉम प्राइस और इंडेक्स ऑफ प्राइसेस, मतलब इंडेक्स से आता है। जैसे बैंक निफ्टी में देखोगे तो सबसे ज़्यादा उसमें जो वेटेज है वो एक ही दो बैंक को है, जैसे एक्सिस बैंक, HDFC और ICI। तो ये लोग में अगर काफ़ी ज़्यादा एक ही बार में मूवमेंट हो जाएगा इनके शेयर के प्राइस में, तो एक ही बार बैंक निफ्टी देखोगे बहुत ऊपर भाग जाएगा, और एक ही बार इनके शेयर्स बहुत ज़्यादा नीचे चले गए तो बैंक निफ्टी भी टूट जाएगा। और एक ही बार अगर होता है कि इनके शेयर्स ये लोग मतलब हिल ही नहीं रहे हैं, ये मुश्किल से 1 रुपये 2 रुपये पर डे बढ़ रहे हैं, बाकी कोई भी शेयर 100 रुपये भी अगर बढ़ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेजर जो बैंक निफ्टी का कंपोनेंट है वो आता है ये HDFC, ICICI और एक्सिस से। तो जब तक ये नहीं तेज मूव करेंगे या इनके में मूवमेंट ठीक ठाक नहीं होगी तब तक बैंक निफ्टी मूव नहीं करेगा किसी भी अदर बैंक के कंपेरिजन में। चलो आगे पढ़ते हैं। कमोडिटी डेरिवेटिव और फाइनेंशियल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैन बी क्लासिफाइड इनटू फाइनेंशियल डेरिवेटिव और कमोडिटी डेरिवेटिव। तो कमोडिटी और फाइनेंशियल, कमोडिटी वाला वही बताया मैंने अभी। कमोडिटी डेरिवेटिव यहाँ पे MCX पे ट्रेड होता है, ठीक है। इसमें वही क्रूड ऑयल, वीट और भी कुछ कुछ कमोडिटीज़ आते हैं। और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? वो BSE NSE पे ट्रेड होते हैं, यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें वो इंडेक्स फंड्स ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले पे, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव पे। एलिमेंट्री डेरिवेटिव वो डेरिवेटिव होते हैं जो कि सिंपल और इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं, मतलब समझ में तुम्हें आराम से आ जाए, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इस पर तुम लगा सकते हो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव, जिनकी प्रोविज़न जिनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए, जैसे एग्जॉटिक ऑप्शन, सिंथेटिक फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये थोड़ा मतलब नहीं सुना होगा तुमने, मैंने भी पहली बार सुना है। अब आगे है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव, ओवर द काउंटर, ठीक है। डेरिवेटिव में भी ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। डेरिवेटिव जो है वो एक्सचेंज पर ट्रेड हो सकते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज। दे मे बी प्राइवेटली ट्रेडेड ओवर द, अगर प्राइवेटली ट्रेडेड हो रहे हैं तो OTC हो गया, ओवर द काउंटर कहते हैं इसको। और एक्सचेंज पर ट्रेडेड होते हैं तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कहते हैं। बस ये इसमें बताया है सिंपल सा, इसको थोड़ा बना के अपना तुम लोग एग्जाम में आए तो लिख सकते हो। चलो ये सब जो हाईलाइटेड पॉइंट ये सब भी अगर खुद से पढ़ लोगे तो इतना काफ़ी है एग्जाम में नंबर लाने के लिए। अब हेजर्स क्या होते हैं? हेजर्स में आते हैं इन्वेस्टर हैविंग लॉन्ग पोजीशन इन द मार्केट आर एक्सपोज टू प्राइस रिस्क। ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने काफ़ी बड़े पोजीशंस होल्ड कर रखे हैं और उनके मतलब प्राइस के ऊपर और नीचे होने से उनको बहुत ज़्यादा रिस्क है, मतलब एक ही बार मतलब प्राइस अगर नीचे चला गया तो उनको लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो इस रिस्क को मेंटेन करने के लिए, मतलब अचानक से नीचे ना चला जाए, इस रिस्क को मेंटेन करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि इसके बदले पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है। रुको पहले लाइन बाई लाइन पढ़ाता हूँ। इन्वेस्टर हैविंग शॉर्ट पोजीशन इन एसेट्स आर एक्सपोज टू प्राइस रिस्क। शॉर्ट का पोजीशन ले लेता है, अगर इनकेस मार्केट नीचे गिरा तो उसमें भी वो प्रॉफिट बनाएंगे, और मार्केट उठा तो भाई उनका कैपिटल एप्रिसिएशन तो हो ही रहा है। दे वांट टू हेज देयर पोजीशन अगेंस्ट प्राइस रिस्क, मतलब प्राइस के एक ही बार नीचे गिर जाने की वजह से अपने आप को कोई लॉस ना हो, उस रिस्क से बचाने के लिए वो अपने पोजीशन को हेज करके रखते हैं। रिड्यूस और एलिमिनेट करते हैं अपने रिस्क को एसोसिएट विद द प्राइस ऑफ असेट, मतलब असेट्स के प्राइस को इधर उधर होने की वजह से जो रिस्क है उसको एलिमिनेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। रिस्क जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है हेजर से स्पेकुलेटर। स्पेकुलेटर जो कि मतलब ट्रेडर होते हैं जो डे बाई डे करते हैं, वन आज ही खरीद के आज ही बेच दिया। स्पेकुलेटर यूज डेरिवेटिव्स टू गेट एक्स्ट्रा लिवरेज एंड अर्न क्विक गेन। मैंने बताया ना जो सेम डे इंटर ट्रेडिंग करते हैं ट्रेडर कहते हैं मेनली उनको।
ठीक है। और आर्बिट्रेजर भी एक मेन कॉन्सेप्ट है जो कि आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आर्बिट्रेजर क्या होते हैं? वो होते हैं जो आर्बिट्रेजर आर दोज हु टेक एडवांटेज ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन प्राइसिंग and exploit it to equilibrium. They may take advantage of price discrepancy into market. जैसे मान लो बीएसई और स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई और एनएसई दो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में लिस्टेड अभी जो कि ऑपरेट हो रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि कभी कभी तुम देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर, तो कभी कभी होता क्या है, ₹1 ₹2 का फ़र्क होता है दोनों स्टॉक एक्सचेंज में। तो इसमें क्या होता है, कोई कोई बहुत होशियार होते हैं तो उनके पास पैसा तो है भाई, वो लोग लाखों क्वांटिटी एक ही बार में खरीद लेंगे, ठीक है, और ₹2 में सोल्ड कर देंगे, 2 लाख का प्रॉफिट भाई आराम से। तो एनएससी में खरीदा और बीएसई में ₹2 प्राइस ऊपर है बीएसई में, तो एनएससी से खरीद के वो बीएसई में तुरंत बेच देंगे, ₹2 पर शेयर प्रॉफिट कमा लेंगे। 1 लाख शेयर पे, 2 लाख शेयर पे सीधे 1 से 2 करोड़ ऐसे ऐसे छोटे मोटे मतलब करके कमा लेते हैं लोग। तो इसका जो फ़ायदा उठाते हैं उसको आर्बिट्रेजर कहते हैं। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में आते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक प्राइवेट बायलैटरल एग्रीमेंट होता है दो पार्टी के बीच में बाय और सेल करने का एक स्पेसिफिक एसेट्स को और स्पेसिफिक प्राइस पे ऑन एक स्पेसिफिक डेट पे, ठीक है। जैसे मान लो एक्स है, वो 6000 किलो वीट ग्रो करता है, ठीक है, और ये वीट वो बेचता है फ्यूचर में, तो उसको लग रहा है कि उसके पास मे बी वो लॉस सफ़र कर सकता है। तो करेगा क्या, किसी एक आदमी से एक एग्रीमेंट कर लेगा कि फ्यूचर में जब मेरा ये ग्रो हो जाएगा तो तुम मुझसे इस प्राइस में मेरे से ये खरीद लेना ये सारी वीट्स को। तो इससे होगा क्या कि उसने अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर दिया। अगर इन फ्यूचर वो प्राइस गिरता है तो उसको लॉस होगा, तो वो अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर लिया उसने एग्रीमेंट करके। बट इन फ्यूचर अगर प्राइस बढ़ता है तो वो एग्रीमेंट बंद गया है, अब वो उस प्राइस के ऊपर बेच नहीं सकता है। तो उसमें होगा क्या कि वहाँ पे उसको लॉस थोड़ा सफ़र करना होता है और जहाँ दूसरी पार्टी को फ़ायदा हो जाता है। यही इसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मेनली दो पार्टी के बीच में होता है जिनका म्यूचुअल बेनिफिट होता है। वो किसी भी कमोडिटी को एक फ्यूचर डेट पे एक स्पेसिफाइड प्राइस पे बाय और सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का फीचर क्या क्या है? तो ये कस्टमाइज होता है, मतलब अपने हिसाब से आप मतलब क्वांटिटी, प्राइस और डेट सेलेक्ट कर सकते हो। ये एक एसेट से बैक्ड होता है, मतलब कोई ना कोई आप एक एसेट्स के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि हाँ मेरे को क्रूड ऑयल ₹100 बैरल चाहिए, क्रूड ऑयल इतने रुपए चाहिए, मतलब एक एसेट के ऊपर आपने किया था, अंडरलाइंग एसेट होता है। मतलब राइट और ऑब्लिगेशन होता है दोनों पार्टी का। सेलर का राइट है कि वो सेलर का राइट है कि वो पैसा डिमांड करेगा और उसके बदले ऑब्लिगेशन उसका क्या है सेलर का, तो उसको माल बेचना पड़ेगा। बायर का राइट है कि वो गुड डिमांड कर सकता है और एक मिनट सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, मतलब बायर और सेलर को दोनों को राइट होता है। बायर को राइट है कि वो गुड डिमांड कर सकता है और सेलर को राइट है कि वो प्राइस डिमांड कर सकता है, ठीक है। और ऑब्लिगेशन क्या है सेलर का? तो सेलर का ऑब्लिगेशन है कि वो प्राइस के पे होने पे गुड डिलीवर करे, और बायर का ऑब्लिगेशन है कि वो गुड डिलीवर होने पे प्राइस पे करे जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे हो, ठीक है। ये नॉन रेगुलेटेड मार्केट है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कोई मार्केट में होता है, ये आपस में एक टर्म्स एंड कंडीशन लोग बना लेते हैं। काउंटर पार्टी रिस्क और डिफ़ॉल्ट रिस्क, इसमें डिफ़ॉल्ट करने का भी रिस्क हो सकता है और काउंटर पार्टी का मतलब रिस्क, मतलब जैसे मैंने अभी बताया ना कि सामने वाले को फ्यूचर में जैसे प्राइस बढ़ गया वीट का, तो मिस्टर एक्स को तो नुकसान हो गया था बट कंपनी को फ़ायदा हो गया जिसने एग्रीमेंट कर लिया। और ये वैलिड तभी है जब उसको मैच्योरिटी तक हेल्ड किया जाए, लिक्विडिटी इसमें ठीक ठाक मतलब मेंटेन रहता है, सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंपलसरी है, नहीं तो आप दूसरे पार्टी को स्यू कर सकते हो, ठीक है। और फ्यूचर के बारे में पढ़ते हैं। और फ्यूचर इज़ अ रीडिफाइंड और मॉडिफाइड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही है बट काफ़ी मॉडिफाइड है, मतलब मॉडर्न टाइप्स है। तो इसमें होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें बाय और सेल के लिए एक स्पेसिफिक एसेट्स को, ये फिजिकल एसेट और फाइनेंशियल एसेट दोनों हो सकता है। मतलब यहाँ पे स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर इन सबको भी कवर कर लिया है एक स्पेसिफाइड प्राइस पे, एक स्पेसिफाइड डेट पे, और ये स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, MCX, NSE, BSE ये सब पे। ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आपका स्टॉक एक्सचेंज पे होता है।
एक्सचेंज बेस्ड ट्रेडिंग, नो डिफ़ॉल्ट रिस्क, क्योंकि डिफ़ॉल्ट यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि इसको एक्सचेंज चलाती है, सीबी चलाती है, सीबी इसको बैक करती है, तो इसमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का कोई चांस ही नहीं है। लिक्विडिटी रहता है, मैच्योरिटी सेटलमेंट पॉसिबल है, मार्जिन रिक्वायरमेंट रहता है, सेटलमेंट मैकेनिज्म है, और कुछ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनोलॉजी है जिसको समझते हैं। स्पॉट प्राइस क्या होता है? स्पॉट प्राइस इज अंडरलाइंग असेट आर ट्रेडेड इन स्पॉट मार्केट, मतलब एट अ टाइम जहाँ पे कोई मतलब एसेट सोल्ड हो रहा है और वहाँ पे जो प्राइस होता है उसको स्पॉट प्राइस कहते हैं। फ्यूचर में यहाँ पे एक फ्यूचर डेट पे एक ट्रांजेक्शन होना है, उसके लिए एक फ्यूचर प्राइस सेट किया जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल मतलब जो पीरियड है, जितना दिन का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसको कहते हैं पीरियड साइकिल, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल सॉरी। एक्सपायरी क्या होता है कि देखो ये अभी निफ्टी जो था वो हर थर्सडे को हर महीने एक्सपायर होता है, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और अगर थर्सडे को कोई भी मतलब ये छुट्टी आ जाती है, नेशनल हॉलीडे, तो उससे एक दिन पहले उसकी एक्सपायरी हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट का साइज एक फिक्स होता है और लॉट फिक्स होता है, प्राइस स्टेप होता है, मतलब प्राइस द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू प्राइस कोट्स, दो प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है। यहाँ एक प्राइस बैंड होता है जो कि प्लस माइनस होता है, ज़्यादातर 10% का मतलब अंतर होता है। उससे ज़्यादा एक दिन फ्लक्चुएट करेगा तो एक्सचेंज उसको रोक देगी, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स बायर अ राइट देता है बट ऑब्लिगेशन नहीं देता है, ठीक है। ऑप्शन एक क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर को राइट देता है बट ऑब्लिगेशन नहीं देता है किसी भी एसेट्स को फ्यूचर डेट पे बाय और सेल करने का एट स्पेसिफिक प्राइस ऑन और बिफोर स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, मतलब फ्यूचर डेट को भी और उससे पहले भी, ठीक है। एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड बाय वन पार्टी ऑप्शन राइटर टू अनदर पार्टी ऑप्शन होल्डर, ठीक है। यहाँ एक स्पेसिफाइड प्राइस होता है जिसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। कॉल ऑप्शन आपने सुना होगा। कॉल ऑप्शन क्या? मार्केट अगर आपको लग रहा है कि बुलिश रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप कॉल ऑप्शन लेते हैं। पुट ऑप्शन क्या होता है कि जब आपको लगता है कि नहीं मार्केट का जो प्राइस है वो नीचे जाएगा, मार्केट गिर सकता है जैसा अभी गिर रहा है, तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन लेते हो, ठीक है। इसको डिटेल में मैं समझा देता हूँ। एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द होल्डर राइट टू बाई अ स्पेसिफाइड एसेट at a specified price on or before a specified future date is called term call option। तो यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन दिया जाता है कि एक स्पेसिफाइड एसेट को तुम फ्यूचर में बाई कर सकते हो एक स्पेसिफाइड प्राइस पे, और एक टाइम पीरियड जो तुमने डिसाइड किया उससे पहले या उस दिन तक, क्योंकि उस दिन अगर जो फिक्स डेट है अगर उस दिन के बाद तुम करना चाहोगे तो वो एक्सपायर हो चुका होगा, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो चुकी होगी, तो तुम कर नहीं पाओगे। बॉट व्हेन बायर हैज़ अ राइज अंडरलाइंग असेट्स प्राइस, मतलब बोला था ना कि आपको लग रहा है कि असेट का प्राइस बढ़ेगा मतलब मार्केट ऊपर जाएगी तब, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है उससे समझो सबसे बढ़िया। मिस्टर ए एक्सपेक्ट्स दैट प्राइस ऑफ शेयर विल गो अप, हिंस ही बाइज अ कॉल ऑप्शन फॉर SBI शेयर एट अ प्राइस ऑफ 125। द एक्सपायरी डेट इज 2 month एंड आफ्टर 2 month द मार्केट प्राइस ऑफ SBI शेयर इज ₹125 इज़ मोर देन 125, मतलब 125। हमको लग रहा है कि मतलब अभी SBI का प्राइस 125 है और फ्यूचर में वो 125 के ऊपर जाएगा, और हमने एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया जो जिसकी एक्सपायरी 2 महीना बाद है, और मान लो कुछ दिन के बाद वो उसका प्राइस 125 के ऊपर है, 130 मान लेते हैं, ठीक है। तो 130 मान लिया, तो जो मतलब 125 में हमने ख़रीदा और आज उसकी वैल्यू 130 है, तो हमने ₹5 का वहाँ प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। उसी तरह पुट ऑप्शन में भी होता है, हमें लगता है अगर वैल्यू नीचे जाएगी, मान लो ये 125 में ख़रीदा है बट वो पुट ऑप्शन खरीदते हैं, हम लोग लगता है फ्यूचर में वैल्यू नीचे जाएगी, तो अगर ये वैल्यू 120 होती है तो हम ₹5 प्रॉफिट कमाएंगे, बट अगर ये वैल्यू 125 की जगह 130 हो गई तो पुट ऑप्शन में हम लॉस कमा लेंगे, लॉस हो जाएगा, हमें कमाएंगे क्या मतलब लॉस हो जाएगा, ठीक है। और भी कुछ ऑप्शन के टाइप है। यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज ऑन एक्सपायरी डेट ओनली, मतलब एक्सपायरी डेट पे अगर कोई ऑप्शन सिर्फ आप मतलब एक्सरसाइज कर सकते हो तो यूरोपियन ऑप्शन है। और अमेरिकन ऑप्शन जो होता है किसी भी दिन किसी भी टाइम बिफोर एक्सपायरी और ऑन एक्सपायरी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है।
म्यूचुअल फंड पे आते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक फाइनेंशियली इंटरमीडियरी होता है, मतलब एक बॉडी है जो आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करके बनती है कंपनीज एक्ट के अंदर, जो कि पब्लिक से, इंडिविजुअल इन्वेस्टर से फंड कलेक्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं एक वाइड रेंज ऑफ एसेट और सिक्योरिटीज़ में, मतलब इक्विटी में, डेट में, बॉन्ड्स में, सब में मिला जुला के इन्वेस्ट करते हैं। द इंडिविजुअल investor has claim to the portfolio established by the mutual fund in the proportion of the amount invested। तो जो भी मतलब तुमने जिस प्रोपोर्शन में अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसी प्रोपोर्शन में तुम्हारा राइट होता है एसेट्स पे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के। ठीक है। अब सेबी ने कुछ रेगुलेशन बनाया है 1996 में, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। म्यूचुअल फंड मीन्स फंड established in the form of trust to raise monies through the sale of units to the public or section of the public under one or more securities including money market instrument और real assets। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस रूल में म्यूचुअल फंड एक है जो कंपनी है जिसको एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है। उसको एस्टेब्लिश किया जाता है कि वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर से पैसे ले और उसको मार्केट में इन्वेस्ट करे। वो मार्केट मनी मार्केट में भी कर सकता है, मतलब इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर, इन सब में भी कर सकता है और रियल एस्टेट में भी कर सकता है। ठीक है। स्पॉन्सर का मतलब आप जानते हैं, इट मीन्स एनी पर्सन हु एक्टिंग अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर बॉडी कॉर्पोरेट एस्टेब्लिशेस अ म्यूचुअल फंड। जो भी बंदा म्यूचुअल फंड को इस्टेब्लिश करता है उसको स्पॉन्सर कहते हैं। ठीक है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रस्टी वो होते हैं जो म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं प्रॉपर्टी अपने नाम पे। मतलब म्यूचुअल फंड जो है वो प्रॉपर्टी होल्ड तो करता है बट उसके पास उनका कंट्रोल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उसको जब मन किया, जहाँ मन किया, जितने भी दाम में मन किया सेल कर सकते, क्योंकि उसमें एट द एंड पैसा तो पब्लिक का लगा है। तो हो सकता है कि म्यूचुअल फंड जानबूझ के कम में बेच दे और पीछे से पैसा कुछ कमा ले फंड मैनेजर्स। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी वहाँ बनाए हुए हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी क्या होते हैं? कितने होते हैं? 2/3 ऑफ ट्रस्टी कंपनी मस्ट बी इंडिपेंडेंट, मतलब जो भी कंपनी में ट्रस्टी हैं ऑलरेडी उसमें के 2/3 जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए हैं यूनिट होल्डर्स के। हाँ, आ जाते हैं एएमसी क्या होता है। एएमसी क्या होता है कि एएमसी के बारे में पढ़ते हैं। एएमसी एक कंपनी है जो कि कंपनी 2013 में बनी है। ये सेबी के रूल्स को कंप्लाई करते हुए बनाई है। सेबी का रूल इस कहता क्या है कि इसमें 50% ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो मस्ट बी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उनका कंपनी में कोई भी रोक टोक नहीं होना चाहिए, वो फ्रीली अपना काम कर रहे हों। कस्टोडियन के बारे में पढ़ते हैं। कस्टोडियन क्या है? कस्टोडियन एक रजिस्टर्ड, सेबी के द्वारा एक रजिस्टर्ड एडवाइज़र है या फिर एक रजिस्टर्ड पर्सन है। इसका काम क्या है? जिसको अपॉइंट किया जाता है सिक्योरिटी, गोल्ड, जो भी म्यूचुअल फंड जहाँ भी इन्वेस्ट करता है उस पर कंट्रोल रखने के लिए, उस पर देखने के लिए क्या कहीं उसका वो गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। और ये जो हैं ये अपॉइंट होते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के द्वारा। ठीक है। अब एडवांटेज क्या है म्यूचुअल फंड का? तो इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अलग अलग एसेट्स में पैसा लगाते हैं तो मतलब थोड़ा रिस्क कम रहता है, कन्वीनियंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन, रिटर्न अच्छा खासा आता है, कॉस्ट लो होता है। अब एक इंडिविजुअल करने जाएगा तो हो सकता है उसको कॉस्ट ज़्यादा लगे, वाइल ये जो बल्क में करते हैं तो इनको उतना नहीं लगता। लिक्विडिटी मेंटेन रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है क्योंकि इनको सेबी को रिपोर्ट करना होता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को रिपोर्ट करना होता है, कस्टोडियन को रिपोर्ट करना होता है, तो मतलब झोल होने के चांसेस कम हैं। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? नो डायरेक्ट चॉइस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब जो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, उनका कोई अपना चॉइस नहीं है कि हाँ मेरे को सारे पैसे इक्विटी में लगाने हैं या सारे बॉन्ड्स में लगाना है, डिवेंचर में लगाने हैं। नहीं, मेरे को इक्विटी में लगाने हैं बट इक्विटी में भी जो पैसा इक्विटी में लग रहा है उसका 20% इस कंपनी में लगना चाहिए, ऐसा आपका कुछ नहीं है। ये सारा फंड मैनेजर के ऊपर है। रिलाइंग ऑन फंड मैनेजर्स परफॉर्मेंस, मतलब आपको फंड मैनेजर के ऊपर पूरा भरोसा करना पड़ेगा। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ला पाएगा या नहीं, पर फंड मैनेजर भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो रिटर्न अच्छा खासा उनका देना कंपलसरी होता है, मतलब वो देती ही कैसे ना कैसे भी। और हाई मैनेजमेंट फ़ी होता है थोड़ा, मतलब मैनेजमेंट फ़ी उनकी अच्छी खासी होती है,
करोड़ों में होता है, क्योंकि भाई अब इतना बड़ा फंड मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है। लोग 10,000 10,000 में चूना खा मतलब लॉस लगा लेते हैं, 10,000 का, 10,000 में 10,000 का लगा लेते हैं, कोई 2,000 3,000 का लगा लेता है, और वो तो लाखों करोड़ों मैनेज कर रहे हैं और उनको लॉस नहीं करना है, बहुत ढंग से करना होता है। तो उसके बारे में वो लोग पढ़े होते हैं काफ़ी, वो लोग आराम से करते हैं, ध्यान से करते हैं। लॉकिंग पीरियड हो सकता है म्यूचुअल फंड में, मेनली ये 1 साल का होता है, उससे पहले एग्जिट करोगे तो एग्जिट लोड लगता है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें एंट्री और एग्जिट ऑफ इन्वेस्टर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कभी भी आदमी इन्वेस्ट कर सकता है, कभी भी इन्वेस्टमेंट अपनी बेच सकता है, कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई क्या कहते हैं, अभी क्या पढ़ा था हमने, हाँ लॉक इन पीरियड नहीं है, ठीक है। क्लोज एंडेड में होता है कि एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड से पहले आप इन्वेस्टर नहीं बेच सकते हैं, या फिर एक टाइम दिया जाएगा उसी टाइम में आप बेच सकते हो, ठीक है, उसके बाद नहीं बेच सकते हो। और हाइब्रिड फंड, इंटरवल फंड क्या है, ये एक हाइब्रिड है फंड, कंबाइन फीचर ऑफ ओपन एंड और क्लोज एंड दोनों का फीचर है। इसमें ऑप्शन दिया जाता है एक टाइम तक का कि हाँ इस टाइम में बेचना है बेच लो, नहीं बेचना है अभी होल्ड करना है, एक मतलब पीरियड कंफर्म है कितना दिन आपको होल्ड करना है, उसके बाद ऑप्शन दिया जाएगा बेचना है या रखना है। और उस पीरियड के बीच जाने के बाद फिर एक पीरियड आएगा, उसके बाद आप आराम से उसको बेच सकते हो कभी भी। लोड फंड क्या होता है, लोड इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यूचुअल फंड मीन्स चार्ज और फी, मतलब वही आप 1 साल से पहले अगर एग्जिट करते हो तो चार्जेस लग जाते हैं, एग्जिट लोड ये 4 से 8% होता है। नो लोड फंड वही जहाँ पे चार्ज नहीं लगेगा, तुम कभी भी एग्जिट करो, ओपन एंडेड में जैसे बताया, क्लोज एंडेड में चार्ज लग जाएगा। डोमेस्टिक फंड क्या होते हैं, जिनका मतलब मैक्सिमम पैसा जो है वो, डोमेस्टिक फंड द फंड इज ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी वेयर द म्यूचुअल फंड इज रजिस्टर्ड, मतलब अगर कोई म्यूचुअल फंड इंडिया में रजिस्टर्ड है, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, टाटा है, और भी काफ़ी हैं, कोटक है, ये सब इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो ये इनका अगर ये सब इन्वेस्ट करते हैं इंडियन कंपनीज़ में तो ये क्या होगा, इसको डोमेस्टिक फंड कहेंगे, वो जो फंड होगा उसको डोमेस्टिक फंड कहेंगे। ऑफशोर फंड क्या होता है कि मान लो कुछ कुछ कंपनी होती है, जैसे मोती ओसवाल ही है, वो एक उसका एक फंड है मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक करके। नेस्डैक क्या है, वो यूएस का स्टॉक मार्केट है जहाँ पे वो इन्वेस्ट करता है, तो उसको ऑफशोर म्यूचुअल फंड में आएगा, क्योंकि वो है कंपनी तो इंडिया की म्यूचुअल फंड, बट इन्वेस्ट कहाँ कर रही है, तो फॉरेन में कर रही है, इसलिए उसको ऑफशोर म्यूचुअल फंड कहेंगे। ग्रोथ फंड क्या होता है, जिसमें मतलब मैक्सिमम पैसा जो है आपका वो इक्विटी में होता है, ठीक है। इनकम फंड, डिवेंचर और गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज ये सब में पैसा होता है, बैलेंस में जिसमें 50-50 इक्विटी और बॉन्ड में डिवाइडेड होता है, ठीक है। गिल्ट फंड क्या होता है, GILT गिल्ट फंड। गिल्ट फंड क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होता है, जिसकी वजह से रिस्क कम है और रिटर्न भी काफ़ी कम होता है, ठीक है। मनी मार्केट फंड क्या है, इसमें इजी लिक्विडिटी रहती है और मॉडरेट इनकम आता है, मतलब मार्केट के इंडेक्स पे डिपेंड करता है। ELSS एक स्कीम है, उसमें सेक्शन 80C के अंडर उसका डिडक्शन मिलता है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको जब ये आप रिडीम करोगे, सेल करोगे, तो आपको इसमें टैक्स नहीं लगेगा और ये टैक्स फ्री होगा। इंडेक्स स्कीम क्या होता है, एक बेंचमार्क होता है, जैसे NSE का निफ्टी, BSE का सेंसेक्स, ये एक बेंचमार्क है, कंपनी का कॉम्बिनेशन है, NSE का निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये सब एक मतलब बेंचमार्क है। एक मतलब स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, और उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करोगे तो हाँ मार्केट बूम करेगा तो आपको वो प्रॉफिट होगा काफ़ी। सेक्टरल फंड क्या होता है, स्टॉक ऑफ कंपनीज बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक कंपनी। आपने देखा होगा बहुत सारा फंड आता है, एक टाटा का डिजिटल इंडिया फंड आता है, इनोवेशन फंड आता है, ये लोग AI डिजिटल एप्स जो भी हैं, जो भी लोन गिविंग एप्स हैं, या फिर मतलब जो भी AI टेक्नोलॉजी ये सब में है, उनमें ज़्यादातर उन सब कंपनी में ज़्यादातर ये लोग पैसा लगाता है। और एथिकल फंड होता है कि ये थोड़े अपने एथिक्स होते हैं इनके, कुछ तो मतलब कुछ वैल्यूज़ होते हैं। सरिया वैल्यू, ये शायद से मुस्लिम का कुछ तो है, मुस्लिम के अंदर आता है, उनका एक अपना होता है कि हाँ एथिक्स कुछ होते हैं जो वैल्यू उनको उनके रिलीजियस बुक्स में होती है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है इसमें, इसलिए इसको एथिकल फंड कहते हैं। चलो अब आते हैं ETF पे। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, ये एक बास्केट होता है सिक्योरिटीज़ की, मतलब बहुत सारे सिक्योरिटीज़ का बास्केट होता है जो कि स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है, एक जैसे स्टॉक की तरह ही, बट ये एक तरह से बास्केट है, जैसे कैसे मैं बताऊँ,
अभी तो मेरे को कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा, इसी में देखते हैं कोई एग्जांपल है क्या। नहीं है, बट हाँ ईटीएफ भी एक तरह का इंडेक्स फंड है। निफ्टी 50 का इंडेक्स आता है, ईटीएफ आता है, तो उसमें क्या होता है कि आप निफ्टी में जिस तरह इन्वेस्ट करते हो उसी तरह आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के एडवांटेज पे आते हैं। ये रिडम्पशन पे, वाइल रिडम्पशन ऑफ इंडेक्स फंड टेक प्लेस एट फिक्स एनएबी प्राइस, मतलब एक एनएबी प्राइस जो कि फिक्स होता है लास्ट डे पे, उस पर रिडम्पशन होता है। ईटीएफ कन्वीनियंस होता है, इंटरडे परचेज और सेल भी कर सकते हो आप, सेम डे खरीद के बेच सकते हो। लो कॉस्ट होता है, स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज होता है तो मतलब सेफ भी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिनको कैश फ्लो चाहिए वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं। फंड ऑफ फंड क्या होता है, मान लो एक कंपनी है, मतलब म्यूचुअल फंड हाउस ही है जो कि अदर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, मतलब वो खुद से कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे, किसी शेयर डिवेंचर ये सब में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड हाउस में ही पैसा अपना लगा दे रहे हैं। जैसे कोई मान लो मैंने एक कल को उठ के फंड हाउस खोला, बट मेरे को मैनेज तो करने नहीं आता, और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फंड हाउसेज हैं उनमें जैसे कोटक का है, एसबीआई का है, टाटा का है, मोती ओसवाल, कोटक, एचडीएफसी, काफ़ी सारे हैं, तो इनमें मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो इसमें मेरे को रिटर्न ठीक ठाक मिल जाएंगे ओवरऑल। बट फंड ऑफ फंड इसको ही कहते हैं। बट इसमें घाटा ये है कि इसमें कॉस्ट तुम्हारा बहुत ज़्यादा है, रिटर्न में भी अगर अच्छे नहीं आए तो कॉस्ट इतना हाई होगा कि लॉस बहुत गंदा होगा। ठीक है। एसआईपी आप लोग सुने होंगे, आजकल काफ़ी कहते हैं धोनी और सचिन तेंदुलकर एसआईपी सही है, म्यूचुअल फंड सही है। एसआईपी क्या होता है, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट वीकली, मंथली, क्वार्टरली आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, मान लो आप हमेशा मतलब हर महीने कर रहे हो एसआईपी, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, एसआईपी आप हर महीने करोगे, हो सकता है कभी मार्केट बूम पे है, अभी से 2 महीने 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 2 महीने तो नहीं कहूँगा, 2 महीने से मार्केट टूट ही रहा है, 3 से 4 महीने पहले मार्केट एकदम बूम पे था, मतलब अपने ऑल टाइम हाई पे जा रहा था, जाए जा रहा था, जाए जा रहा था, जाए जा रहा था। उस टाइम किसी ने इन्वेस्ट किया तो उसने सबसे महंगे पे इन्वेस्ट किया जब सब चीज़ का दाम ऑलरेडी बढ़ा है। अभी मार्केट टूट रहा है तो अभी जो इन्वेस्ट करेगा इस महीने, इन 2 महीनों में, तो उसका प्राइस एवरेज होगा, और टूटेगा तो और नीचे पे एसआईपी होते रहेगा, इस तरह प्राइस एवरेज हो जाता है। एसआईपी में यही फ़ायदा है। और आप वन टाइम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप, मैंने एक बार जब देखो मैंने शेयर्स जब स्टार्टिंग में खरीदे थे, जब मैंने स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट ये सब में घुसा था, मेरे को समझ में उतना नहीं आता था, तो मैंने क्या किया, मैंने कई सारे शेयर्स, जैसे एचडीएफसी, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको बेचा। मैंने एक शेयर खरीदा था, उस पर अच्छा खासा ब्रोकरेज सारे चार्जेस, एसटीटी चार्जेस सब मिला के मैंने काफ़ी कम से कम 50-60 रुपये के तो चार्जेस मैंने दे रखे थे, 20-30 रुपये ब्रोकरेज सब मिला के मैंने वो जितने का शेयर खरीदा था उसमें 100 रुपये एक्स्ट्रा के एक्सपेंसेस इनकर कर रखे थे, बाय और सेल दोनों मिला के। और वो साला हिल ही नहीं रहा था साल भर से, वो हिला, एक ही बार वो उसमें मूवमेंट आया काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने उसको बेच के मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसमें कंपाउंडिंग का पावर होता है, जैसे होता है ना पैसे पैसे बनाता है, वही बात है। डिसिप्लिन सेविंग होता है, एक सेविंग की तुम्हें आदत हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लॉन्ग टर्म गेन्स है, कन्वीनियंट है, तुम्हारे लिए अपने हिसाब से कर सकते हो। अब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है कि ये एक परमिट है इन्वेस्टर को, जो कि अपने इन्वेस्टर को जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से एक बार में या हर महीने महीने कुछ पीरियड पे कुछ ना कुछ पैसा उसमें से विड्रॉ कर सकें। ठीक है। एट द सेम टाइम परमिटिंग द बैलेंस अमाउंट टू रिमेन इन्वेस्ट, मतलब मान लो तुमने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है, ठीक है, मार्केट में। अब 1 लाख में से तुमने 10,000 निकाल लिया SWP, मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के में, बट बाकी 90,000 तो इन्वेस्टेड है। हो सकता है वो 90,000 और मार्केट बूम करे और अच्छा खासा पैसा कमा ले, 90,000 फिर से 1 लाख बन जाए, फिर तुम 10,000 निकालो, फिर वो 90,000 हो जाएगा, फिर वो बूम करके बना ले पैसा। मतलब इसमें क्या है कि कुछ पैसा तुम विड्रॉ कर देते हो पर बाकी पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है जो कि और पैसा बनाता है। ठीक है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे यूनिट 3 का चैप्टर 2। ठीक है। बाय, टेक केयर।